पर तो विश्वास करते हैं, चूंकि हम आप मेहनत करते हैं। कोई भी आर्टिस्ट होगा, कोई भी कलाकार होगा, कोई भी फील्ड होगी, जी, और वो बातें जब तक पब्लिक के बीच में नहीं आती है, जी, तब तक पब्लिक का विश्वास नहीं बनता है। और जी, जो आपको बुलाता है या आप खुद से कह के जाते हैं कि भैया शुरुआत में जी, मंच मिलना बहुत आसान नहीं होता है। बिल्कुल। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे लोग जुड़े थे, जिससे मैंने कई बार कई लोग को मैसेज भी किया। जी, सैकड़ों मैसेज किए मैंने, हजारों मैसेज किए कि मुझे भी एक गीत रिकॉर्ड करना है, जी, गाना है, मुझे भी इस क्षेत्र में निकलना है। हुँ, और नहीं दूसरा, तीसरा, चौथा सही, कम से कम एक ही गीत मैं गा जी, के अपने चैनल पे ही रख लूँ, किसी चैनल बना के अपना या किसी को दे दूँ, ताकि हाँ, मैं उसको सुन सुन सकूँ। जब भी मेरी इच्छा हो, मुझे भी संतुष्टि मिले कि मैंने गाया है ये गीत। बिल्कुल। तो एक अच्छा वकील वही है जी, जो रीड करता है, पढ़ता है और पेशेंस रखता है। जी, वकालत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस, सब्र। जिस व्यक्ति के अंदर सब्र है, जिज्ञासा है जी, और निर्णय लेने की शक्ति है, जी, प्राइवेसी है, जी। वो अच्छे वकील की बोल नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। हम हैं ब्रजेश राजभर, कलाकार आप जबर फंकर। तो दोस्तों, अम्बेडकर नगर जिले के दबंग सिंगर कहे जाने वाले और हमारे मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित हैं आज के पॉडकास्ट में बड़े भैया आदर्शवीर श्रीवास्तव जी। उनका हम तहे दिल से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। तो भैया आपका बहुत-बहुत स्वागत है द जेवर पॉडकास्ट में। है। धन्यवाद विजय जी, बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा ज़बर फनकार पॉडकास्ट का और आप सभी दर्शकों का। आपने मुझे जो भी समझा, जो भी जाना और मुझे इस लायक समझा कि मैं इस पॉडकास्ट में बैठ सकूँ। और आपके लिए और आप सभी के लिए एक लाइन है कि मुझको इतना दिया आप सभी ने जितनी मेरी औकात न थी। औकात में और ये तो रहमो-करम है मेरे मालिक का, वरना मुझ में ऐसी कोई बात कोई ना थी। बात नहीं। और भैया आपके जीवन में संगीत की शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए, संगीत ऐसी चीज़ है जिसकी शुरुआत पैदा होते ही हो जाती है, क्योंकि ये कला ऐसी चीज़ है जो एक कलाकार के रगों में होता है। और प्रोफ़ेशनली तौर पे लगभग 4 साल से मैं फ़ील्ड में हूँ। जी, और पब्लिक से, आप सभी कलाकारों से, जी, हर एक व्यक्ति से रूबरू लगभग मैं 4 से 5 साल से हूँ, जी, जो परमानेंट आप सभी के आशीर्वाद, आप सभी की हिम्मत हौसले से बढ़ बढ़ता जा रहा है। बढ़ता है। जैसे अभी आपने कहा कि हम प्रोफ़ेशनली तरीके से 4 से 5 साल पहले इस फ़ील्ड में आए हैं। हुँ। जैसे प्रोफ़ेशनली और अनप्रोफ़ेशनली में क्या अंतर हो सकता है? देखिए, प्रोफ़ेशनली, अनप्रोफ़ेशनली में अंतर बस इतना होता है जी, कि अनप्रोफ़ेशनली जब तक इंसान कोई चीज़ अपने अंदर रखे रहता है, जी, तब तक वो अनप्रोफ़ेशनली होता है। जी, और जब इंसान की कोई भी कला, कोई भी बात जी, वो बाहर निकलती है और पब्लिक के बीच में आती है, जी, और पब्लिक उस चीज़ को माध्यम बनाता है, जी, और आप को फिर वो देखना, सुनना पसंद करने लगता है। फिर वो अपने सामने आपको बैठाना, आपका प्रदर्शन जी, देखना शुरू करता है, जी, तब वो प्रोफ़ेशन में बदल जाता है। प्रोफ़ेशनल वो प्रोफ़ेशन में बदल जाता है। और निरंतर जिस तरह से आपकी मेहनत, आपकी प्रस्तुति, आपका प्रेज़ेंटेशन होता है, जी, आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जी, पब्लिक का प्यार मिलता रहता है और जी, प्रोफ़ेशनली बढ़ता रहता है। बढ़ता रहता है। इतना ही अंतर होता है। क जब आप पहला गाना जैसे आपकी जो शुरुआत हुई थी, वो मंच पे हुई थी या डायरेक्ट स्टूडियो पे हुई थी? देखिए, मंच का शुरुआत का मतलब मुझे शुरू में भी कई मंच मिले जी, करने को। सन 2005 में, जी, 5 या लगभग 6 में मुझे आईआईटी कानपुर में अंतराग्नि काल का इवेंट होता है। जी, उस अंतराग्नि में भी मुझे मंच मिला, जी, जिसमें मैंने गायकी जी, और डांसिंग में जी, पार्टिसिपेट किया था। जी, फिर उसके बाद जहाँ भी घर परिवार में, हित व्यवहारिक में जहाँ भी मंच होता था, तो मैं प्रयास करता था कि 2 लाइन मैं भी गाऊँ। तो जी, इस हिसाब से देखा जाए तो मंच की शुरुआत थी। जी, फिर
ऐसे ही बढ़ता रहा, लेकिन फाइनली अगर देखा जाए तो मेरी शुरुआत पब्लिक के बीच में जी, एल्बम के माध्यम से ही हुई। जी। जैसे मैं थोड़ा-सा अंदर जाना चाहता हूँ बिल्कुल। और जैसे आपसे जब मेरी बात हुई थी और आपसे आज से नहीं, काफ़ी पहले से ही हमारा और आपका संबंध रहा है, जी, बिल्कुल, भाई-भाई वाला। बिल्कुल। तो जब हम आपसे बात करते थे, तो कभी-कभी आप ये भी बोलते थे कि हम जब गाने के लिए जाते थे किसी मंच पे, तो बगल में बैठकर या तैयार-वैयार होकर के जाते थे, तो बगल में बैठते थे, मंच के पीछे जगह मिलता था बैठने के लिए, काश हमको गाने को मिल जाता। तो जी, ये वाली स्टोरी थोड़ी। बिल्कुल सही बात है और देखा जाए तो ये स्टोरी जनरली हर कलाकार के साथ होता है। जी, क्योंकि बात ये होती है कि जब तक हम आप खुद पर तो विश्वास करते हैं, चूँकि हम आप मेहनत करते हैं, कोई भी आर्टिस्ट होगा, कोई भी कलाकार होगा, कोई भी फ़ील्ड होगी जी, और वो बातें जब तक पब्लिक के बीच में नहीं आती हैं, जी, तब तक पब्लिक का विश्वास नहीं बनता है। और जी, जो आपको बुलाता है या आप खुद से कह के जाते हैं कि भैया शुरुआत में जी, मंच मिलना बहुत आसान नहीं होता है बिल्कुल। और मंच पे खड़े होना भी बहुत आसान खेल नहीं है। जी, तो उस दौरान क्या था कि बस जो मुझे ले जाता था, बुलाता था, जी, तो पब्लिक तो मुझे जानती नहीं थी जी। कि मुझसे बोलेगी कि आप इनको गवाइए या इनसे जो भी इच्छा है हाँ, पब्लिक की बिल्कुल, वो पब्लिक करवाइए। कहाँ जान रही है। तो अक्सर में आपके ऑर्गेनाइज़र या जिस सिंगर के साथ आप गए हैं, जी, उनका जो एक डर रहता था, एक अविश्वास रहता था, जी, है ना? उसके कारण मुझको माइक नहीं मिलता था, जी, कोरस के लिए भी नहीं मिलता था। जी, और एक्चुअली मैं भी था, लेकिन मुझे खुद में कॉन्फिडेंस रहता था कि क्योंकि मैं तैयारी करता था, जी, मुझे लगता था कि मैं गा सकता हूँ। लेकिन जहाँ मैं रहता था उनको नहीं लगता था कि मैं कुछ हाँ, कर सकता हूँ, जी, गा सकता हूँ या पब्लिक को मोटिवेट कर सकता हूँ। जी, लेकिन ये सबके साथ होता है, जी, धीरे-धीरे खुद में बुरा लगता है, जी, लेकिन बुरा नहीं भी लगना चाहिए और लगना भी चाहिए। चूँकि हमको कोई भी आर्टिस्ट होगा, कोई भी कलाकार होगा, उसके क्षेत्र में जब उसको कोई प्रस्तुत करेगा, जी, तभी वो कुछ कर पाएगा। बिल्कुल, और पब्लिक हो, हमारी जनता हो, जी, हमारा परिवार हो, हमारे कलाकार हों, जी, उनमें विश्वास तभी बनेगा आपके प्रति जब आप कुछ करेंगे। कुछ इसके करें। लिए थोड़ी-सी नेगेटिविटी बातें मैं करूँगा जी, और नेगेटिविटी बिल्कुल, बात ये है कि मैं खुद खुद के लिए भी एक कहता हूँ, करता भी हूँ। जी, जो भी कलाकार आपके साथ जाए उसको एक ऐसे समय पे आप विश्वास अपना बनाइए कि कुछ पब्लिक रहे तो उसको माइक दीजिए। जी, बाकी पब्लिक खुद समझ जाती है कि कलाकार कितना मझा कितना है, मज़ा है और नया है नया कितना। है कि पुराना है। जी, और कलाकार अगर एक मुखड़ा अंतरा भी गा के चला आया या जी, एक्टर है वो एक छोटा-सा भी अ, एक्ट प्रस्तुत कर दिया हाँ, तो भी और जी, जी, अगर वो नृत्य करता है, थोड़ा-सा भी उसने एक लाइन पे भी एक एक बीट पर भी डांस कर दिया, बिल्कुल, तो उसका भी मनोबल बढ़ता है और जी, पब्लिक भी उसको सपोर्ट करती है। जी, और कहीं उसका कोई भी भाव पब्लिक में रम गया, जी, तो वो उसको उसके लिए भी तालियाँ मिलती हैं उसको। लेकिन बिल्कुल, तब तक जब तक आप हम कलाकार हो के अगर एक कलाकार को इस तरीके प्रस्तुत नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? जी, और वो उस अनुभव हमेशा प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक होता है। जी। जैसे अभी आपने कहा कि जब हम जाते थे मंच के पीछे तो हमको माइक नहीं दिया जाता था। लोग डरते थे या हमको भी भला-बुरा कह दिया जाता था। तो वो एक डर था लोगों के मन में। लोगों के मन में कलाकारों को लेकर के जो डर रहता है, उसको साहस में कैसे बदला जा सकता है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न रहा आपका जी, कि साहस में कैसे बदलें? जी, तो देखिए, सीधी-सी बात है कि उठना-बैठना किसी के साथ भी हो, जी, लेकिन उछलना हमेशा अपने दम पे चाहिए। अपने तो यदि मंच पे आपके प्रति अविश्वास है जी, या कोई भी ऐसी बात है जिसके लिए एक सिंगर या ऑर्गेनाइज़र डर रहा है कि जी, इसको खड़ा करने से मेरा मतलब मेरा मेरे मंच का प्रभाव गलत जाएगा या मुझे आगे काम नहीं मिलेगा जी, या कुछ भी रहता है कि गलत संदेश जाएगा पब्लिक में जिसके लिए मुझे दिक्कत आएगी काम करने में। जी, तो उसके अविश्वास को छोड़कर इंसान को और भी रास्ते हैं जिसको अपनाया जा सकता है। वो कौन से रास्ते वो बताइए? रास्ते ये है कि आप एल्बम शुरू करिए। जी, आप एक लाइन में जवाब है इस सवाल का कि पहले हुनर दिखाइए सबका हुनर दिखाइए फिर काम होगा। और हुनर दिखाइए फिर काम दीजिए। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी तरह से जी, मंच पे जाने के लिए जो भी खर्च आप अपने कपड़ों के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए, मेकअप के लिए करते हैं जी, या जो भी वो अपना जेब खर्च काट के या
मेहनत करके जैसे भी हो, आप पब्लिक में एक एल्बम के माध्यम से उतरिए और यही एक रास्ता होता है पब्लिक और हमारे ऑर्गेनाइज़र्स, सिंगर्स के बीच में एक जगह बनाने जी, की। क्योंकि वहाँ आप टैलेंट दिखाएँ, जबकि मंच और एल्बम में बहुत फ़र्क होता है। जी, क्योंकि एल्बम में टेक होता है। जी, आप एक लाइन को 10 बार गा के सही कर सकते हैं, रियाज़ कर सकते हैं और मंच लाइव परफ़ॉर्मेंस है। जी, लेकिन यदि अंदर जुनून है ना, तो वो एल्बम बस जगह बनाने के लिए हुँ, होता है, जो आपकी वॉइस क्वालिटी, आपके रेंज को डिफाइन करता डिफाइन है। करती है ना? देखिए, इसके लिए एक पंक्ति है कि गैर परों से उड़ सकते हैं, हद से हद दीवारों तक और अंबर पर तो वही उड़ेंगे, जिनके अपने पर होंगे। इनके अपने पर हो पर गए। तो आपको जो मैंने पहले कहा ना, पहले हुनर दिखाइए, फिर काम लीजिए। जी, तो हुनर दिखाने का यही एक रास्ता है जी, कि आप खुद को पब्लिक के बीच में लाने के लिए जी, कुछ ऐसा प्लान करिए, कुछ ऐसा करिए, जी, जो पहले पब्लिक के दिल में आपकी जगह हो। जी, तो एक इमेज बनेगी, जिसके थ्रू आपको लोग जानेंगे, तो बुलाएँगे। जी, और फिर जब आपको लोग बुलाएँगे, तो आपकी जो पहले की तैयारियाँ हैं, पहले आपकी तैयारी जो आप करेंगे, क्योंकि ये जुनून का काम होता है। आपके अंदर जुनून है, तो होता है। जैसे कि आपने कहा कि एल्बम के माध्यम से भी हम अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं। जी। लेकिन अकबरपुर में मुझे नहीं लगता कि 1-2 स्टूडियो थी और उतना बिल्डअप नहीं था, जितना आज है तब से 4-5 साल पहले। तो आपको क्या लगा कि हमको कहाँ से गाना रिकॉर्डिंग करवाना? उस समय क्या चीज़ मिला आपको कि आप देखिए, जब मैंने शुरू किया, तो स्टूडियो थे यहाँ। जी, यहाँ लगभग 2 स्टूडियो थे उस वक़्त। अब तो जी, मुझे लगता है 4, 5, 6 या 10 भी हो सकते हैं कि पूरे ज़िले में मिला के जी, हमारे ज़िले में लगभग 8-10 स्टूडियो होंगे। बिल्कुल। छोटे, बड़े, पुराने नहीं मिला के। लेकिन उस समय भी अभाव था। जी, अभाव ये था कि राइटर नहीं थे, जी, जो गाने को आपको लिख सकें जी, और जो थोड़ा-सा आगे थे भी, जी। वो मतलब यही होता है ना, जो भी बातें हैं कि मंच पे बैठ के हाँ, हाँ, माइक हाँ, नहीं मिलता था, हाँ, तो आपको हल्के में लेते थे। हाँ। तो आपको गाने नहीं देते थे वो हुँ, और देते भी थे तो मतलब वो कॉन्सेप्ट नहीं रहता था कि उसको पब्लिक में लाया जाए या हम उसको खुद भी तो अभाव, जी, ये चक्कर था कि अपने ज़िले में अभाव था जी, और इसलिए बहुत ही दिक्कतें हुई जी, क्योंकि इस बात को लेकर एक बार एक यहाँ अपने यहाँ बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत ही पुराने कलाकार हैं, जी, नाम नहीं लूँगा उनका मैं, जी, लेकिन मैंने उनसे शौकिया कहा था कि एक गाने क्योंकि मैं प्रोफ़ेशन में नहीं आना चाहता था। जी, मैं एक श मुझे मेरा एक पैशन था, आज भी है जी, और मैं इसे कभी भी नहीं कहूँगा कि ये मैं प्रोफ़ेशनल बोल दिया, लेकिन जी, उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया, लेकिन ये प्रोफ़ेशन नहीं होता जी, है। ये एक साधना है, कला। जी, जी, चाहे वो संगीत हुआ, चाहे वो आपकी अदाकारी हुई, चाहे नृत्य हुआ, जो भी है, वो एक साधना होती है। जी, तो उनका जवाब मेरे लिए ये था कि हमारे जो लेखक हैं, हमारे कवि हैं, हमारे राइटर जितने भी हैं, वो एक अनुभवी कलाकार को देते हैं। जी, तो मेरा तो कोई अनुभव था नहीं। जी, मैं आ-बा-ता-दा कुछ नहीं जानता। जी, आज भी नहीं जानता हूँ, बहुत छोटा-सा कलाकार हूँ और कैसे भगवान प्रेम दे रहा है आप लोग का मिल रहा है मुझे नहीं पता। तो उनका ये जवाब था कि मेरे कवि जो हैं, मेरे जी, लेखक जो हैं, वो बड़े कलाकारों को देते हैं। देते हैं लेकिन छोटे आप कलाकारों को नहीं आप देते हैं। तो मैं उसमें कलाकार भी नहीं था। जी, मैं खुद के लिए जो भी था, लेकिन जी, मैं ऑन स्क्रीन कुछ नहीं था। जी, तो मुझे थोड़ा-सा लगा कि भाई ये क्षेत्र है, जी, लेकिन मन में ये भी आया कि अगर हमारे जीवन में कुछ पहला नहीं होगा, जी, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वाँ, 10वाँ, 8वाँ या आखिरी हाँ, टाइम तक जितना भी होना हाँ, रहेगा वो वो कहाँ कहाँ से से होगा? होगा? तो वो पहला अवसर कौन देगा? कैसे हाँ, देगा? तो वो पहला अवसर आपको दिया कौन? दिया उन्होंने, लेकिन माध्यम वो नहीं थे। जी, उन्होंने मुझे इंटरनल दिया, जी, मतलब उनकी बात से मैं आहत हुआ अंदर से जी, कि क्या अ, मैं नहीं कर सकता हूँ? जी, उस वक़्त बहुत ज़्यादा मुझे बुरा भी लगा, जी। लेकिन उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हाँ, तो जैसे उन्होंने जो कहा उससे आपको आहत पहुँची, आहत मुझे लेकिन आपको एक हिम्मत मिली कि करना चाहिए। करना चाहिए, लेकिन तो वो मार्ग कहाँ से मिला आपको? मार्ग मार्ग भी मंज़िल नहीं दी। जी, एक तरीके से सोशल मीडिया से जैसे आदमी का पैशन होता है, जिस चीज़ में हाँ, उसका शौक है, जी, तो वो जुड़ा रहता है लोगों से, बिल्कुल जुड़ा किसी है। न किसी माध्यम हाँ, और
जो एक वाक़ई में एक कलाकार होता है, जी, एक अ, मतलब वो समझता है, जो कलाकार होता है। बिल्कुल। उसके अंदर ये एटीट्यूड घमंड नहीं होता है कि मैं कोई कवि होगा तो वो बड़े कलाकारों को अपना गाना देगा लिखे कि आप गाइए इसको या मतलब ये होगा कि ये छोटा कलाकार है, ये ये बड़ा बड़ा कलाकार है, इसको देने से मेरा आप हाँ, उसको ये तो ट्राई तो सही बात करिए। है। बिल्कुल, आप ट्राई करना दीजिए वो चाहिए। नहीं कर पा रहा उसको मना कर दीजिए, मना आप कर मेरा दीजिए। कंटेंट लॉन्च नहीं करेंगे। या उसको और तैयारी के साथ गाइए, उसको बताइए कि आप इस तरीके से इसको करिए, इतनी मेहनत करिए, आप खुद उसको रियाज़ करिए। अगर अंदर से जिसकी भावना होगी, वो अपने शहर ही क्या वो कहीं भी जा सकता कहीं है, भी जा सकते सीखने के लिए। हैं। जी, तो मुझको मैं बहुत चिंता में था कि मुझे करना चाहिए क्योंकि मैं एक ऐसे ऐसे मुकाम पे भी था कि मुझे सोचने-समझने की शक्तियाँ थी मेरे अंदर। मैं उस समय लॉ भी कर चुका था, मैं प्रैक्टिस में भी था, काफ़ी टाइम मेरी प्रैक्टिस हो चुकी थी। जी, तो मैं अंदर से बहुत दुखी हुआ कि बताइए जीवन मिला है, ये काम नहीं कर पाऊँगा तो जवाब नहीं दे पाऊँगा, आत्मा शांति नहीं मिलेगी बाद में। जी, तो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे लोग जुड़े थे, जिससे मैंने कई बार कई लोग को मैसेज भी किया, सैकड़ों मैसेज किए मैंने हज़ारों मैसेज किए कि मुझे भी एक गीत रिकॉर्ड करना है, जी, गाना है, मुझे भी इस क्षेत्र में निकलना है बिल्कुल। और नहीं दूसरा, तीसरा, चौथा कहीं कम से कम एक ही गीत मैं गा के अपने चैनल पे ही रख लूँ, किसी चैनल बना के अपना या किसी को दे दूँ ताकि हाँ, मैं उसको सुन सुन सकूँ जब भी मेरी इच्छा हो, मुझे भी संतुष्टि मिले कि मैंने गाया है ये गीत। बिल्कुल। क्योंकि ये पैशन था। तो उस दौरान फेसबुक के माध्यम से काफ़ी आर्टिस्ट हमसे जुड़े थे। जी, अ, काफ़ी क्या 2-4 लोग ही थे। जी, तो उस समय जब मुझे लगा तो ठीक दूसरे दिन तो कल सेकंड सैटरडे की छुट्टी थी। जी, द्वितीय शनिवार बंद रहता है हुँ, दफ्तर। जी, तो उस दौरान मैंने उनको मैसेज किया चूँकि मेरे मन से निकल ही नहीं रहा था जो उन्होंने मुझसे मुझे इनकार किया जिस रूप से, जी, तो मेरे मन से निकल ही नहीं रहा था ये कि मैं मतलब उलझन थी जी, कि क्या मैं इतना मतलब मैं डिज़र्व नहीं करता? जी, तो फिर मैंने मैसेज किया कि मुझे एक गीत गाना है, हुँ, तो जी, आई रिप्लाई फिर उन्होंने अपना नंबर भेजा, जी, मैंने कॉल किया। जी, हमारी बातें हुई तो उन्होंने कहा कि आइए। जी, देखिए, जो असली कलाकार होता है, जी, वो हमेशा चाहेगा कि जो भी कलाकार हैं, उनसे जुड़ रहे हैं, वो जी, आगे बढ़ें, अगर बिल्कुल, सच्चाई है उनके अंदर। बिल्कुल। तो दूसरे दिन रविवार था, छुट्टी थी, जी, मैं निकल गया बनारस जी, और बनारस मैं पहुँचा जी, और उसी दौरान लॉकडाउन खत्म हुआ था। जी, थोड़ी बहुत गाइडलाइन्स बची थी, जी, तो उस गाइडलाइन का पालन करते हुए हम पहुँचे, मुलाकात हुई जी, और उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दिया, जी, हौसला दिया और उस दिन मेरा पहला गाना रिकॉर्ड हुआ। जी, जिसका शीर्षक था पलान तारा फेल हो गई सलाम सारा आपको। और वहीं से शुरुआत हुई जीवन की, नए जी, जीवन की और अभी तक चल रहा है। सलाम। अच्छा, जब आपने गाना पहला रिकॉर्ड किया हुँ। और क्या वो जो पहला गाना था उसका 1-2 लाइन है? देखिए उसकी 1-2 लाइन है, बहुत बढ़िया गीत था वो। जी, चूँकि मेरा पहला गीत था तो बहुत जगह नहीं बना पाया पब्लिक में और इसको एक तरीके से कहिए तो सीज़नल गाना था। जिस जी, समय तो पहला गीत मेरा था प्लान सारा फेल हो गई, जो कि कोरोना काल में एक पति बाहर नौकरी पे है, पत्नी उसको मिलना चाह रही है, बुला रही है। तो पति कहता है पत्नी उसको जब अपने भाव में बुलाती है, तो पति कहता है, "कैसे मिले आई तोहरा से जान, प्लान सारा फेल हो गइल" और मतलब ये लॉकडाउन की वजह से फेल हो गया प्लान। बस यही था कि लॉकडाउन चल रहा था तो हमने सोचा ये गाना ऐसे गाया जाए। जहाँ तक लगता है कि जो 90 के दशक के गीत रहे हैं और उस समय तो ऐसे गीत थे कि जो गाया भी जा सकता है और अगर आज भी सुना जाए, तो लगता है कि जैसे आज भी एक नई चीज़ होती है। अच्छा, जैसे आप जब सिंगिंग कर रहे थे, जब आपका शुरुआती इसमें जब आप करियर चुने और बनाने की फिराक में, तो कभी ऐसा लगा कि छोड़ देनी चाहिए? लगा, कई बार लगा और जी, आज भी लगता है जी, कभी-कभी। लेकिन मुझे लगता है ना कि जो भी बातें कारण बनती हैं आपके अंदर से कि हमें ये चीज़ छोड़ देना चाहिए। जी,
वो निरर्थक होती है। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। और कोई भी काम हुआ, कोई भी क्षेत्र हुआ, जब भी लोग मतलब मेरा मन में तब ये ख़्याल आता था, जब ट्रोल्स मिलते हैं, है ना? देखिए, आदमी कोई काम तभी छोड़ता है, छोड़ने की सोचता है, वो अपना पसंदीदा मतलब जिसको पैशन जिसके बिना रह नहीं सकता इंसान। या तो वो आर्थिक रूप से परेशान होता है, या तो वो सामाजिक रूप से परेशान होता है, या पारिवारिक रूप से परेशान होता है। इनफैक्ट वो खुद से परेशान होके कभी भी अपने पैशन को नहीं छोड़ता है ना? तो सबके जीवन में कुछ समस्याएँ ऐसी आती हैं, जब मन में आ जाता है कि इसको छोड़ देना चाहिए, इस चीज़ के लिए ये त्याग करना चाहिए। लेकिन जब इंसान ये सोच लेता है कि इस चीज़ को मैं इस कारण के लिए छोड़ना चाहता हूँ, ये इसका त्याग मैं इस बात के लिए करना चाहता हूँ, तो आदमी को एक बात हमेशा सोचनी चाहिए कि मैंने इस चीज़ को करने के लिए भी और भी त्याग किए हैं। तो आप अपने अंदर से छोड़ना चाहते हैं, लेकिन जब जो आपके अपने हैं, जिनको अच्छा लगता है, आपसे प्रेम है, आपके काम से प्रेम है, तो वो फिर से हौसला देते हैं और अक्सर फिर से जिज्ञासा आ जाती है, नहीं मुझे करना चाहिए, है ना? तो आया ख़्याल, कई बार मैं भी डिमोट हुआ लोगों की बातों से। अभी आप कह रहे हैं कि मैं जो है जैसे जो भी होता है तो वो 3 प्रकार से इंसान छोड़ना चाहता है। एक पारिवारिक समस्या होती है, सामाजिक समस्या होती है, एक समस्या आपने कुछ और बताया, आर्थिक तौर पे। आर्थिक समस्या। तो उसमें से आपके पास कौन-सी समस्या है? देखिए, मेरे पास ना पारिवारिक समस्या थी और ना ही आर्थिक समस्या है। मेरे पास जब भी आई, तो सामाजिक समस्या आई। जैसे? सामाजिक समस्या में वो भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। चूँकि मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, वकील हूँ और कभी-कभी होता नहीं, 5 उँगली बराबर नहीं होती है। तो जिन्होंने मुझे पॉज़िटिव एनर्जी दी, जी, जिन्होंने मुझे पॉज़िटिव एनर्जी दी, जी। उनका प्रभाव कम हो गया नेगेटिव एनर्जी देने वाले लोगों से। जी, तो अब मैं थोड़ा-सा अनकम्फ़र्ट महसूस करता था। जी, अक्सर जब मैं निकलूँ तो लोग ट्रोल करें, जी, जबकि मेरा वो नहीं था लेवल जी, कि मैं ना वो उम्र है, ना वो लेवल है कि मैं इस सब चीज़ को कह सकूँ। तो मुझे लगा कि यार क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? जी, अब तो श आप मुझे शौक था ना एक गाने का, मैंने गा लिया ना, 2-4 से 10 गाने गा लिए ना, रिकॉर्ड कर लिए, 1-2 मंच कर लिए। मुझे छोड़ देना चाहिए। जी, लेकिन फिर भी फिर बताया ना जो 1-2 लोग मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, 2-4 लोग, जिसमें से साक्षी सोना जी हैं, जी, आप लोग हैं, हमारा गब्बर गैंग है, सत्यम जी हैं जी, और भी कई लोग हैं, मेरे परिवार में लोग हैं, जी, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। मेरी बहनें हैं, मेरे जीजा जी लोग हैं, भाई-बहन सब लोगों ने मुझे हिम्मत दी पीछे से कि देखिए ध्यान मत दीजिए, आप अपना काम करिए। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ और मुझे अब बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है ना? कि कौन क्या कह रहा है, किसके मन में क्या है, क्योंकि मुझे अपने जैसा बनना है। मुझे किसी के जैसा नहीं बनना है। चाहे वो ऊँचे आसमान पे है या नीचे है, मुझसे इससे मतलब नहीं है। मुझे जो भी बनना है, अपने जैसा बनना है। अपने जैसा जो मेरी छवि मेरे अंदर है, मेरी आत्मा में है, मेरे हृदय में है, जी, मुझे वैसा बनना है और जिसके लिए मुझे किसी के टूल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब उस दौरान पड़ता था चूँकि एक बात किसी ने मुझसे कही कि क्या आप जो आपको ट्रोल कर रहा है, जो आपको मतलब इस तरीके से आपको आपकी बातों को मतलब आपको इस तरीके से पिंच कर रहा है जी, कि आप डिमोटिवेट हो, जी, तो क्या वो आपसे ज़्यादा डिज़र्व करता है या आपसे ज़्यादा आगे है किसी भी चीज़ में? क्योंकि मैंने अ, इसी क्षेत्र में नहीं और भी क्षेत्र में बहुत मेहनत की है। अपने आप को बहुत मेहनत से मैंने तैयार किया है। तो मान लीजिए मैं संगीत हटा भी देता हूँ, जी, तो क्या मुझे अगला मुझे ट्रोल कर सकता है या मुझे पिंच कर सकता है, मुझे अंदर से मुझे तकलीफ दे सकता है कि मैं ये चीज़ छोड़ दूँ? ऐसा तो है नहीं और फिर मुझे उस व्यक्ति के जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना है, जो व्यक्ति मुझे डिमोट कर रहा है। क्योंकि वही व्यक्ति आपको डिमोट करेगा, जी। जिसके पास टाइम है। वही हाँ, आपको ट्रोल करेगा, वही आपके बारे में ज़्यादा जानकारी रखेगा हाँ, और वो वही आपको बल भी देगा, हाँ, वो और वही आपको आगे भी ले जाएगा। तो मैं प्रमोटर से ज़्यादा जी, ऐसे व्यक्तियों का शौकीन हो गया हूँ। जी, मुझे मेरा शौक अब मेरा ये भी एक पैशन हो गया है कि मुझे ट्रोलर मिले।
तो मैं खड़ा हूँ तो मुझे कोई कुछ बोले, जी। जिससे मुझे एनर्जी मिले और गुस्सा भी आए, एनर्जी भी मिले और मैं और रफ्तार में दौड़ूँ। मतलब होता नहीं है विवेकतर कि मेरा एक तो भाव है कि जब कोई मुझे चैलेंज करता है ना, तो मेरा खून डबल रफ्तार में दौड़ने लगता है। अगर 11 यूनिट खून है मेरी बॉडी में तो सीधे 22 हो जाता है ना? मैं थोड़ा हाई बीपी का मरीज हूँ। हाँ, ये भी है। हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। हाँ, तो ये कह सकते हैं कि वो रोलर नहीं, हमारे सपोर्टर हैं। क्योंकि नहीं, जब उनको सपोर्टर भी नहीं कहा जा सकता। नहीं, जैसे कि एक चीज़ ऐसा होता है ना कि जब हम कोई चीज़ कर ले जाते हैं, तो वही लोग कहते हैं, नहीं, हाँ, मुझे नहीं, लगता ये था कि ये कर उनको ले जाएगा। सपोर्टर नहीं, उनको आप ग्लूकोन डी कह सकते हैं। अच्छा, ग्लूकोन वो डी। एनर्जी देते हैं, जी, क्योंकि सपोर्टर ऐसे नहीं होते हैं। जी, सपोर्टर हमेशा हिम्मत देता है जी, और ऐसे ट्रोलर से हिम्मत नहीं मिलती है, जी। एनर्जी मिलती है। हुँ। हाँ, अगर आप हमारे दर्शकों को गुनगुना कर 2-4 लाइन अगर सुना देते तो फिर ये समझिए कि और बच गया। बिल्कुल सुनाएँगे, क्यों नहीं सुनाएँगे? लोग सुने भी हैं और सुनाएँगे। बिल्कुल। तो इसमें ये था कि जो मतलब कैरेक्टर था, जी, कैरेक्टर एक मेलोडी दबंग का था, कोई जी, दबंग ऐसा नहीं कि कट्टा राइफ़ल लेके हम भागेंगे। तो उसमें ऐसी पंक्तियाँ थी उसमें मतलब ये गीत अ, साक्षी जी ने ही मुझे दिया जी, कि आप इसको गाओ, उन्होंने ही लिखवाया इस गीत को और मुझे पता भी नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है हम अपने अकबरपुर को देख के जी, इस गाने को लिखवाएँगे। जी, तो उन्होंने अपने अकबरपुर को देख के उस गीत को लिखवाया तो जी, उसमें साक्षी जी ने कहा मुझसे, जी, छेड़ो ना हमको कहती हूँ तुमसे, छेड़ो ना हमको कहती हूँ तुमसे, सजा मिलेगा बरियार मेरे भैया है थानेदार जाके दिल में सड़ेगा यार, मेरे भैया ने थानेदार जाके दिल में सड़ेगा यार। फिर तो आपके भाई भी कम थोड़ी है। जी, फिर उसने रिप्लाई दिया, केहू से नाही डरिले गोरी, पूरा जिला रहेला दंग, अकबरपुर के हई दबंग, अकबरपुर के हई दबंग, अकबरपुर के हई दबंग, अकबरपुर के हई दबंग। और ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेरी पब्लिक को बहुत पसंद है और मुझे भी पसंद है। बहुत भाव से गीत लिखा गया था, बहुत भाव से गाया गया है। हालाँकि इसका वीडियो अभी तक नहीं बना है, जो बहुत जल्द बनेगा। तो दोस्तों भैया का जो दबंग वाला गीत था, इससे इनको फेम मिला और जगहों-जगहों पर जब इनको बुलाया जाता था या बुलाया जाता है तो दबंग स्टार के नाम से जाना जाता है। तो वो तो था, लेकिन हम पुनः आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप पुनः कब इस प्रकार के गीत लाना चाहते हैं? क्योंकि ये जो गीत है आपका ना, ये युवाओं में एक प्रेरणा के रूप में जाता है और हाँ, स्टेटस बहुत लगता है ये गीत। तो इस प्रकार का गीत हम चाहते हैं और लाएँ आप, तो वो कब लाना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत जल्द ये इसका सेकंड पार्ट इसी टाइटल का जी, गीत राइट हो चुका है, लिखा जा चुका है जी, और सबका प्रेम बना रहा। जी, बहुत जल्द मार्केट में जी, इसका दूसरा भाग भी आएगा जी, और पूरी उम्मीद करता हूँ जी, कि वो भी दिल पे राज करेगा। जी। बहुत अच्छा गीत है। और आप लाना चाहते हैं लेकिन कब तक आएगा? एक तो कोई डेट ऐसा कुछ? देखिए, कोई डेट तो नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट वो भी है। जी, और इस बार मैं और अच्छी तैयारी के साथ देना चाह रहा तय हूँ। लेकिन कोशिश यही है कि बहुत जल्द। गाने की पहले तैयारी कैसे होती है आप? गाने के पहले तैयारी मेन रियाज़ है। जी, याद करते हैं गाने को, जी, याद करते हैं, जो चीज़ें नहीं क्लियर होती उसको क्लियर करते हैं कहीं न कहीं से। जी। बहुत ही तैयारी होती है। और जब आप स्टेज करते हैं और स्टेज के दौरान उसकी तैयारी कैसे होती है? देखिए, स्टेज पे चढ़ना बहुत कठिन बात होती है। आप भी कलाकार हैं, बहुत स्टेज आपने भी किया है। तो उसकी तैयारी बहुत लेंदी होती है। जैसे कुछ तो बताइए? इसका मतलब है देखिए एक लाइन में भी जवाब देना चाहता हूँ जी, कि जो भी कलाकार जी, बोलने की कला जी, और कलेक्शन जी। तैयार करता है, वही मंच का राजा होता है। हाँ, तो मेन तैयारी यही है जी, जी। मतलब बोलने की कला और और कल कलेक्शन। कल जैसे आप जिस भी विधा के हैं, जी, आप गायन में हैं, जी, जी, आप वादन में हैं, जी,
आप अदाकारी में हैं, अदाकार नृत्य में हैं, जी, तो आपके पास जितने कलेक्शन होंगे जी, और बोलने का जो भी टैलेंट होगा, जी, उससे आप पब्लिक को जब अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे, वही मेन तैयारी होती है, जी, वही एक निखार होता अच्छा। और ये आपके भांजे हैं और उनका नाम ताना है है। जी, और उनके कुछ क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं। मतलब यहाँ तक बात आ गई, मतलब ठीक है भाई, बहुत टेक्निकल प्रश्न तो रहता है आपका। हाँ, देखिए अच्छा बालक है और उसने पहला क्वेश्चन ये किया है, हम्म। आने वाले टाइम में क्या गोल हो सकते हैं? देखिए, क्या गोल हो सकते हैं, पैशन में का कोई लक्ष्य नहीं होता, आदमी करता जाता है। जी, बाकी जो लक्ष्य था मेरा, जी, इससे हट के वो लगभग पूरा ही है। जी, बाकी मेरा दिल है छोटा सा, छोटी सी यात्रा। ओके, जी। और उन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया है, अगर आप किसी बड़े भोजपुरी स्टार के साथ काम करना चाहेंगे तो वो कौन हो सकता है? मेरे चाहने से क्या होगा, जी, क्योंकि हम हर कलाकार के साथ काम करना चाहते हैं, हर बड़े कलाकार, जी, लेकिन उसके लिए जब कभी मैं बड़ा होऊंगा तो बता दूंगा मैं किसके साथ काम करना चाहता हूँ, बड़े कलाकार के साथ। यदि बड़ा कलाकार मेरे साथ काम करता जी, है तो उसके लिए मुझे भी बड़ा होना पड़ेगा, तो अभी मेहनत कर रहा हूँ। नहीं, दिल में एक इच्छा होती है ना कि मैं उसके साथ करना चाहता हूँ, देखिए, या मैं उनको बिग भी मानता हूँ, मैं उनकी मेरी इच्छा है, मैं उनके साथ कर रहा अब इसके लिए हर किसी का एक जवाब होता है। हूँ। जी, पवन सिंह, जी, तो एक कलाकार के रूप में मेरी भी इच्छा है जी, कि मैं एक बार, मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिले, लेकिन यह है कि अ, दिली इच्छा भी है और मैं डिजर्व करूँ तो बाकी। और उन्होंने एक क्वेश्चन ये किया है, कान्हा बाबू ने पूछा है आपसे, आज तक का सबसे इमोशनल परफॉर्मेंस कौन सा रहा आपका? हाँ, ये बढ़िया प्रश्न है जी, कि सबसे ज्यादा इमोशनल परफॉर्मेंस कब रहा। जी, देखिए, मैं बहुत ही अदना सा कलाकार था और आज भी हूँ, जी, और संभवतः जिस हिसाब से मेरा संघर्ष है, मैं हमेशा अदना सा ही कलाकार रहूंगा जी, अपने अंदर से। तो एक क्षण था, मुझे याद है, जब बिल्कुल शुरुआत थी, जी, तो मैं बनारस में माता रानी के दरबार में, जी, दुर्गा कुंड में माता रानी के दरबार में मुझे मौका मिला था, जी, और वो भी साक्षी जी की देन थी। जी, वहां पे जब मुझे माइक मिला जी, तो मैं बहुत भावुक हुआ था, क्योंकि मेरी न तब औकात थी कि वहां मैं माइक पकड़ सकूं, न आज है कि मैं माइक पकड़ सकूं। और लेकिन ये है कि ये अवसर मिला मुझे, वो मेरा सबसे भावुक पल था, मन से, वो मेरा सबसे भावुक पल था। और उन्होंने एक क्वेश्चन ये पूछा, पैसा और फेम हम्म। दोनों को आप किस प्रकार से बैलेंस करते देखिए, पैसे का अपना महत्व है, हैं? जी, फेम का अपना महत्व। जी, पैसे से जो फेम मिलता है जी, वो क्षणिक होता है, जी, वो ज्यादा दिन नहीं चलता। जी, और जो फेम आपकी काबिलियत से बनता है वो अस्थायी होता है। जी, तो मेरे हिसाब से पैसे और फेम का बस जो संतुलन होता है, जी, वो मानवीय सोच और उसके प्रकृति के हिसाब से होता है। होता बाकी पैसे और फेम का दूर दूर तक बहुत ज्यादा संबंध नहीं। अगर आप टैलेंटेड है है। जी, तो फेम अपनी जगह है, तो साथ में पैसा है तो और भी अच्छा है। मतलब ये है कि जैसे चाय में चीनी का काम हो जाता है, और कोई बात जैसे मुझे लगा अभी तक जो संगीत से संबंधित आपके जितने भी कार्य रहे हैं, मैं शायद अपनी नज़र को वहाँ तक पहुँचाया हूँ और आप आपको खंगोलने का प्रयास किया, लेकिन मेरी ऐसी हस्ती नहीं है कि मैं आपको खंगोल दूँ, लेकिन कोशिश थी मेरी नहीं, कि ऐसी बात आपको। नहीं है सर विजय बाबू। हत्या आपकी हस्ती नहीं है, और मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ समझने का प्रयास करिएगा। जी, कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उसको ऐसा बोलना पड़ता है कि शब्दों में क्या रखा है, भावनाओं को समझिए। हाँ, हाँ, तो एक भावनाएं जुड़ी है, जी, तो ठीक है, बढ़िया है। तो तो ये चीज़ रही। हर एक व्यक्ति को और पता इसके बाद आपका जो वकालत है, हाँ, है जी। तो क्योंकि आपके पास दो चीज़ें, एक संगीत की दुनिया है, एक्टिंग, डांसिंग, ये तो है चलता रहा और मैं इससे काफ़ी कुछ सीखा हूँ। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ वकालत की तरफ।
क्योंकि वकालत भी एक पेशा है आपका, तो मैं उधर बढ़ता हूँ और उधर से कुछ आपसे पूछना चाहूँगा। तो इजाज़त है? बिल्कुल पूछिए। आप बड़े भाई हैं तो इजाज़त की क्या बिल्कुल, ज़रूरत बिल्कुल, आपको इजाज़त है बोलिए। है? वकालत को करियर के रूप में चुनने की वजह क्या थी? देखिए, दिल पे बताऊँ, जी, बिल्कुल। ये इच्छा मेरी दिल से नहीं थी कि मैं वकालत करूँगा। फिर एक पूछिए। ये होता है ना, वकालत में एक शब्द लिखा जाता है, कोई भी ड्राफ्टिंग होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ उठाए। जी, ये तो एलआईसी में लिखा है। हाँ, एलआईसी में ये डीड में भी लिखा जाता है, तमाम जगह लिखा जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ उठाए। तो ये इच्छा मेरे पेरेंट्स की थी, मेरे माता-पिता की थी, क्योंकि मेरे पिताजी भी लगता है वकील है, जजलान है, मेरे बाबा जी भी इस क्षेत्र में थे। तो इस वजह से मुझे वकालत करनी पड़ी और ठीक है, मुझे अच्छा भी लगता है, इंटरेस्टिंग रहता है, मज़ा आती है, खून में है। हाँ, तो इस वजह से वकालत में मैं आया। मतलब एक अच्छे एडवोकेट के गुण क्या होते हैं? देखिए, मेरे पापा कहते हैं कि कासे कोठी, कासे कपड़ा, कासे कार, 3 चीज़ अगर मेंटेन नहीं देते हैं, तो कासे कामयाबी ज़रूर मिलती है। लेकिन इसके साथ-साथ योग्यता जो है ना बहुत ज़रूरी है। तो एक अच्छा वकील वही है जो रीड करता है, पढ़ता है और पेशेंस रखता है। वकालत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस, सब्र। उस व्यक्ति के अंदर सब्र है, जिज्ञासा है और निर्णय लेने की शक्ति, प्राइवेसी, वो अच्छे वकील की गुण मतलब युवाओं को कानून से डरना चाहिए या कानून को समझना चाहिए? है। मेरे हिसाब से सर, कानून को समझना चाहिए। यदि इंसान अपने देश के कानून को समझ जाएगा और उस हिसाब से नियम को फॉलो करेगा, तो वो कभी कानून तोड़ेगा नहीं। तो उसे कानून से डरने की क्या जरूरत है, इसलिए तो समझना चाहिए। जो व्यक्ति, आज के युवा ही नहीं, हर वर्ग के लोगों को अगर कानून समझ में आ जाए, तो उसे कानून से या किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। फैक्ट है। न्याय और इंसानियत आपके लिए दोनों में संतुलन कैसे बनता है? ऐसा? युवाओं को कानून से डरना चाहिए या कानून को समझना चाहिए? मेरे हिसाब से सर, कानून को समझना चाहिए। यदि इंसान अपने देश के कानून को समझ जाएगा और उस हिसाब से नियम को फॉलो करेगा, तो वो कभी कानून तोड़ेगा नहीं। तो उसे कानून से डरने की क्या जरूरत है, इसलिए तो समझना चाहिए। जो व्यक्ति, आज के युवा ही नहीं, हर वर्ग के लोगों को अगर कानून समझ में आ जाए, तो उसे कानून से या किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। फैक्ट है। न्याय और इंसानियत आपके लिए दोनों में संतुलन कैसे बनता है? यार, कट गई है। न्याय और इंसानियत दोनों में आपके लिए संतुलन कैसे बनता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया आपने। तो इसका जवाब, देखिए, मैं एक छोटी सी चीज का उदाहरण लेके आपको समझाना, आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है, तो न्याय और इंसानियत के मद्देनजर उस व्यक्ति, इंसानियत को देखिए, इंसानियत को तोड़ना होगा, इंसानियत को दिखाना देखना होगा, तो उस व्यक्ति को घर में उसी रूप से भेजा भेजा जाना चाहिए जिस करेक्टर का उसने हत्या किया है। जैसे अगर किसी ने किसी घर के बेटे को मार दिया, तो उसको ये सजा देते हुए कि आप उस घर में आजीवन रहेंगे उसका बेटा बनकर, उस व्यक्ति के लिए बड़ा ही मुश्किल होगा, क्योंकि उसने उस घर के बेटे की हत्या की और उसको उसी घर का बेटा बन के रहना। और वो इसलिए नहीं कि उसे बेटा बन के रहना, उस बेटे की उस घर के प्रति जो भी जिम्मेदारियां हैं, वो निभाने के लिए, उस घर की बहन के साथ उसका भाई बन के, उस घर की माँ के साथ उसका बेटा बन के,
बाप के साथ उसका कंधा बन के रहना होगा, तो वो उस आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा जिसने किसी की हत्या, है ना, क्योंकि वो उसे बड़ा अनकंफर्ट फील होगा। और फिर क्या होगा उसके साथ वहां पे, वो कैसे रहेगा वो वही जान सकता है। और मतलब कि अ, हमें नहीं लगता कि इस कंडीशन में किसी को आजीवन कारावास या फांसी चढ़ा के उस परिवार को न्याय मिल सकता है जिस परिवार में घटना हुई है। तो न्याय और इंसानियत को अगर आपस में कॉम्बिनेशन बनाना, संतुलन बनाना है, तो मेरे हिसाब से सजाएं ऐसी अगर हो जाए, और संभवतः मैंने कहीं पढ़ा था अभी हाल ही में, ऐसी ऐसी एक सजा एक के लिए हुई है। अच्छा, तो जैसे ये आपका संविधान के बारे में क्या है? देखिए, संविधान, हमारे देश का संविधान बहुत ही अच्छा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको हमारे लिए, हमारे देश के हित के लिए दिया है। तो संविधान के बारे में क्या ही बोले, तो टीवी पर दिखाया जाना चाहिए बिल्कुल दिखाया जाना और चाहिए, सबको पता होना चाहिए। बिल्कुल पता होना चाहिए। जागरूकता तभी तो बढ़ेगी, और कानून को मदद तभी तो मिलेगी। हमारा देश बहुत जल्दी एडजस्ट होगा यदि हर व्यक्ति संविधान का, अपने संविधान को पढ़े, उसका अनुसरण करे। हाँ, आप वो जो है संगीत को और वकालत को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, दोनों को मैनेज करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसे कि मैं अपने वकालत के टाइम पे पहुंचा 10 बजे को, फिर मुझे उसी दिन निकलना है, चाहे कार्यक्रम के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, या इससे संबंधित किसी भी काम के लिए, तो मुझे जल्दी जल्दी अपने काम निपटाने पड़ते हैं। उसके लिए मेरे पास जूनियर भी है और सहयोगी भी है, उसको मैंने रखा है इसके लिए। फिर मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, मुझे इतनी दूर जाना है, इतने टाइम पे पहुंचना है, उसके अकॉर्डिंग मुझे कोर्स होना, अपना काम निपटा के मैनेज करके जैसे। जी। फिर मुझे, अब मेरा शो जो है 2 बजे रात में खत्म हो रहा है, 3 बजे खत्म हो रहा है, 1 बजे, जो भी हो रहा है, फिर मुझे वहां पे निकलना पड़ता है, ताकि मैं मॉर्निंग में टाइम, इतने टाइम तक अपने घर पहुंच जाऊं कि मैं पूरी तैयारी का फिर दिन भर काम करता हूँ, फिर शाम को मैं कहीं। तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सी रातें जागनी पड़ती है, बहुत से दिन जागने, रातें दिन हर कलाकार जाता है, लेकिन डबल ड्यूटी बहुत खराब होती है। लेकिन कभी कभी मजबूरी होती है इंसान से, है ना? तो दोस्तों, ये अम्बेडकर नगर के दबंग स्टार थे और हमने बहुत सारी चीज भैया के अंदर से निकालने का प्रयास किया और कोशिश थी कि एक कलाकार के अंदर जो झिझक है, और मैं भी एक कलाकार हूँ, कि जो प्रेरणा है लोगों के लिए अच्छी बातें हैं, और जो उनका संघर्ष है, लघु मैंने सभी के ऊपर बात की। और आप सब लास्ट तक बने रहें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः हम आदर्श वीर बड़े भैया का अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद आप सभी को, बहुत धन्यवाद। और एक और निवेदन करना चाहूंगा कि कलाकार बहुत मेहनत करता है, बहुत कुछ झेलता है, और मतलब अब मैं क्या बताऊं, कलाकार की लाइफ ऐसी होती है ना। आप लोग जो देखते हैं ऑन रील, ऑन स्क्रीन, 2.5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे की जो भी फिल्म देखते हैं, चाहे वो गाने के लिए, चाहे किसी कहानी के लिए, या इस क्षेत्र से जुड़े किसी भी सेगमेंट के लिए, तो आप अगर उसको बढ़ा नहीं सकते हैं, तो कृपया करके अपनी सोच को कलाकारों के ऊपर ऐसा ना लागू करें कि उनका मनोबल टूटे, है ना। बहुत कष्ट होता है इस चीज को लेकर। बस इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आप आप सभी लोगों का, आप सभी का प्यार दुलार आशीर्वाद हमको, हमारी भाई ब्रिजेश जी को, और जबर फनकार को, वही पुराना नाम गब्बर गैंग, और इस हमारे शहर के, हमारे प्रदेश के, हमारे मंडल के, हमारे देश के सारे कलाकारों को अपने प्रेम, अपने आशीर्वाद से चिंतित करिए। सबको, सबकी मेहनत का सम्मान करिए। अपनी वाणी को विराम देते हैं, और आगे आप सभी का प्रेम मिलता रहेगा, ये आशा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।